वेलकम बैक स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्टिव माइंड में आपका स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। हमने प्रीवियस वीडियो में डेमोक्रेसी के बेसिक फीचर्स को शुरू किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के लिंक है, आप उस वीडियो को जाके पहले चेक करें, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें ताकि एक इकट्ठी और एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी बन सके। द नेक्स्ट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इज वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। हम जब जस्टिस की बात करते हैं तो जस्टिस कई स्तर पे या जस्टिस को कई स्तर पे या कई लेवल पे देखा जा सकता है। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। तो वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू जो हमारे पॉलिटिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस के साथ साथ वो पॉलिटिकल इक्वालिटी या राजनीतिक न्याय के साथ साथ आप कह सकते हो वो राजनीतिक समता या समानता को भी दिखाता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि हमने अगर आप पहले के या फिर अगर आप क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स को अगर आप याद करें तो हमने वहाँ पे एक कंसेप्ट किया था सफ्रोजेट मूवमेंट। और सफ्रोजेट मूवमेंट में हमने क्या किया था कि बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए वहाँ पे एक लंबा युद्ध लड़ना पड़ा, बहुत लंबा स्ट्रगल, और उसमें भी डेमोक्रेसी में इलेक्शन में वीमेन पार्टिसिपेशन के लिए एक बहुत लंबा संघर्ष वहाँ के लोगों को या वहाँ की महिलाओं को चलाना पड़ा। तो सफ्रोजेट मूवमेंट हमने बताया भी था पहले आप लोगों को क्लास में कि सफ्रेज का मतलब क्या होता है, राइट टू वोट, और उसी से जुड़ा हुआ है सफ्रोजेट मूवमेंट यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आगे कौन सी बातें लिखी हुई है। स्ट्रगल फॉर democracy was linked to demand for universal adult franchise। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब सफरेज है। 18 साल तक का कोई भी इंसान है ना, अगर उसे वोट देने का अधिकार है और वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू जो उसके पॉलिटिकल जस्टिस के साथ ही साथ उसके पॉलिटिकल इक्वलिटी को भी वोट को दिखाता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है जहाँ पे इक्वल राइट टू वोट का हमें क्लियर कट वायलेशन दिखता है, या वहाँ पे इक्वल राइट टू वोट है ही नहीं, वहाँ पे डिनाइल जिसको बोल सकते हैं। इन सऊदी अरबिया वीमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। सऊदी अरेबिया जो एक वेस्ट एशियन कंट्री, वहाँ की महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं है। एस्टोनिया जो एक अफ्रीकन कंट्री है, एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजन रूल्स इन विच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। वहाँ पे जो रशियन माइनॉरिटी है उनको वोट देने का अधिकार या उतना अधिकार उनको नहीं दिया गया। इन फिजी, एक इंडियन ओशन में एक आइलैंड है बच्चे, इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनस फिजी, जो फिजी के जो मूल लोग हैं, हैज़ मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ एन इंडियन फिजी। फिजी के जो मूल लोग हैं उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा है, और जो इंडियंस पहले वहाँ पे जाके बसे हैं है ना, वहाँ उन इंडियंस की वोट की वैल्यू कम है वहाँ पे। तो ये भी क्लियर कट एक आप यहाँ पे पॉलिटिकल जस्टिस का वायलेशन आप देख सकते हैं इस केस में। अब देखिए आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर क्या लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। अगर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे पॉलिटिकल इक्वलिटी होगी। सोशल इक्वलिटी की बात करें, इकोनॉमिक इक्वलिटी के साथ साथ वहाँ पे पॉलिटिकल इक्वलिटी भी होगी। और यहाँ पे कौन सा फीचर दिया गया है, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन, एडल्ट मैंने क्या हुआ जो 18 साल से ऊपर के, ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। और ये वैल्यू ईच, एक इंसान एक वोट सेम वैल्यू, और ये हर किसी के लिए लागू होगा। अमीर है तो उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा, गरीब है तो उसके वोट की वैल्यू कम, नहीं। किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन कास्ट, क्रीड, इन सब के बेस पे हम नहीं देख सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे अगर आए, अगला पॉइंट है रूल ऑफ लॉ। अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है डेमोक्रेसी का, रूल ऑफ लॉ। अब देखिए यहाँ पे भी एक, ये आप इस कार्टून को आप देखिए तो याद करिए हमने प्रीवियस का वीडियो में आपको इराक का एग्जाम्पल बताया था, और कैसे वहाँ पे जो डेमोक्रेसी नामक एक जो वहाँ पे बैनर था, उस बैनर को सही करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे भी एक इराक का एग्जाम्पल दिया गया, और उसमें जो एम था वो कैपिटल लेटर से दिखाया गया। तो एम का मतलब क्या कि वहाँ पे पहले सद्दाम हुसैन का वहाँ पे शासन था, और वो एक मिलिट्री से बिलोंग करते थे, इसलिए वहाँ पे एम को बोल्ड कलर से दिखा के और डेमोक्रेसी को टिल्ट किया गया। इसका मतलब क्या है कि सभी लोग उस डेमोक्रेसी नामक बैनर को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, भले एक्सटर्नल पावर या यूएस की मदद से ही सही। अब यहाँ पे कार्टून के नीचे क्या लिखा हुआ है, दिस कार्टून इज अबाउट द इराकी election held after Saddam Hussein regime was
overthrown. He is shown behind the bars. What is the cartoonist saying? अब देखिए यहाँ पे जब वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई तो उसके बाद फिर वहाँ के लोगों ने क्या बोला, एट लास्ट, अंत में, वन मैन वन वोट, एक इंसान एक वोट, है ना। तो वहाँ पे भी क्या बताया गया कि डेमोक्रेसी के बाद भी वहाँ पे पॉलिटिकल जस्टिस, वहाँ पे पॉलिटिकल इक्वलिटी होनी चाहिए। हर इंसान के पास एक वोटिंग राइट होगा और सभी के वोट की वैल्यू सेम होगी। अमीर है तो वैल्यू ज़्यादा, गरीब है तो वैल्यू कम, इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब डेमोक्रेसी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या, वहाँ पे कानून का शासन होना चाहिए और राइट्स के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। और कानून के शासन का मतलब हमने प्रीवियस क्लास में क्या बताया था बच्चे आप लोगों को, कि कानून का शासन या रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कोई भी उस कानून से ऊपर नहीं है। कानून की नज़र में हर कोई बराबर है। कोई भी अगर गुनाह करेगा तो कानून की नज़र में सभी के लिए समान सजा है यहाँ पे, जो उस प्रकार के अपराध को या ऑफेंस को करेगा। अब यहाँ पे भी एग्जाम्पल किसका लिया गया है, एक अफ्रीकन कंट्री जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल दिया गया। जिम्बाब्वे वाइट माइनॉरिटी रूल से 1980 में इंडिपेंडेंट हो रहा है। सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड जानू पीएफ। अब देखिए वहाँ पे जानू पीएफ एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो जब से वो इंडिपेंडेंट हुआ 80s, तब से वहाँ पे उन्हीं की सरकार है। और इसके जो फ्रीडम फाइटर भी थे बोल सकते हैं, और फ्रीडम स्ट्रगल में या जिम्बाब्वे को फ्रीडम करने में या आज़ाद करने में इस पार्टी से जुड़े हुए लोगों का और इस पार्टी का इंपॉर्टेंट रोल था। और उसी के जो सबसे बड़े जो लीडर हैं रॉबर्ट मुगाबे, क्या रॉबर्ट मुगाबे हैज़ बीन रूलिंग द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंट। इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली, बट हमेशा जानू पीएफ या रॉबर्ट मुगाबे की जो पार्टी है वही बार बार इलेक्शन जीत रही है ना। प्रेसिडेंट मुगाबे इज पॉपुलर ऑल्सो बट यूजेस अनफेयर प्रैक्टिस। ठीक है, उनका फ्रीडम स्ट्रगल में इंपॉर्टेंट रोल रहा, उनके पार्टी ने कंट्री को फ्रीडम कराया, लेकिन वही बार बार कंट्री के ऑल इन ऑल बने, है ना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और वो इलेक्शन जीतने के लिए बहुत अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज़ करते हैं, या इलेक्शन को जीतने के लिए खराब या गलत प्रकार की चीज़ों का यूज़ करते हैं, जो थोड़ी देर पहले हमने मैक्सिको के एग्जाम्पल में भी देखा है यहाँ पे। हिज गवर्नमेंट हैज़ चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सिवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके प्रेसिडेंट के फेवर में पावर को बढ़ाया जा रहा है। मेक हिम लेस अकाउंटेबल, उन्हें पब्लिक के लिए कम अकाउंटेबल बनाया जा रहा है, अर्थात पब्लिक के लिए वो जिम्मेवार नहीं होंगे। हम सरकार बनाए हैं, हम सरकार के ऑल इन ऑल है, हम सरकार चला रहे हैं किसी जगह पे, लेकिन जनता का हम भलाई करेंगे कोई ज़रूरी नहीं है। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड। ऑपोजिशन को या तो वहाँ पे अच्छे तरीके से मीटिंग करने नहीं दिया जाता है, या फिर उनको वहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है, उनको वहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा है, आप ये बोल सकते हो। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल। आप सरकार के खिलाफ, देखिए डेमोक्रेसी के सबसे बड़े फीचर क्या होता है, याद रखिएगा बच्चे, कि अपनी बात रखने का अधिकार होता है। अपनी बात आप नॉन वायलेंट तरीके से रखी वहाँ पे। लेकिन रॉबर्ट मुगाबे के रिजाइम में क्या है कि आप अपनी बात भी नहीं रख सकते हैं, सरकार के खिलाफ आप कह ही नहीं सकते हैं, जो चाइना में कंडीशन आप देख सकते हैं। सरकार की नीतियों की आलोचना तक या क्रिटिसाइज तक आप उनकी नीतियों की वहाँ पे नहीं कर सकते। देयर इज़ अ लॉ दैट लिमिट्स द राइट्स टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। टेलीविजन एंड रेडियो, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनको भी वहाँ पे क्या किया गया, सेंसरशिप किया गया। उनको सरकार के फेवर में चीज़ों को दिखाने का अधिकार है, सरकार के अगेंस्ट में वहाँ पे चीज़ों को दिखाने का अधिकार नहीं है। तो इस केस में भी यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि हेल्दी डेमोक्रेसी जिम्बाब्वे में भी रॉबर्ट मुगाबे के रिजाइम में आपको नहीं दिख रहा है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, हैरेसेस दोज जर्नलिस्ट। अब देखिए न्यूज़पेपर या जो प्रिंट मीडिया वगैरह में भी जो पत्रकार वगैरह, उनको भी लिबर्टी के साथ अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है। सरकार के फेवर में आपको बोलना है, सरकार के अगेंस्ट आप कुछ दिखा नहीं सकते हैं, न्यूज़पेपर में कुछ लिख नहीं सकते हैं, है ना। द गवर्नमेंट हैज़ इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट। अब देखिए जो कोर्ट है, डेमोक्रेसी के हमने 3 पिलर बताया था, लॉ मेकिंग, लेजिस्लेटिव, लॉ एनफोर्सिंग एग्जीक्यूटिव एंड लॉ इंटरप्रेटिंग, जुडिशरी जिसको बोलते हैं न्यायपालिका। तो रॉबर्ट मुगाबे की रिजाइम में वो कोर्ट की बातों को भी अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, या उनकी बातों को भी वहाँ पे ध्यान, या उनकी बातों या कोर्ट के डिसीजंस को भी वहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता है। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी। देखिए डेमोक्रेसी में इलेक्शन में सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मेजोरिटी के आधार पे लोग क्या करते हैं, जीतते हैं, और फिर मेजोरिटी के आधार पे ही गवर्नमेंट बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या बताई जा रही है कि जो पॉपुलर होगा वो सब समय अच्छा ही होगा, वो सब समय फेयर काम ही करेगा, सब समय अच्छा काम ही करेगा, ऐसा कोई ज़रूरी हर केसेस में नहीं दिखता है। बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। पॉपुलर गवर्नमेंट भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है। पॉपुलर आप लोगों की नज़र में है,
लेकिन डेमोक्रेटिक है या अनडेमोक्रेटिक है, ये आपका फंक्शन, ये आपका काम करने का तरीका, ये लोगों के प्रति आपका अकाउंटेबल नेचर और लोगों के लिए आप कितने वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिसीज़ को आप ड्रॉ कर पा रहे हैं, फ्रेम कर पा रहे हैं, इससे ये डिसाइड होता है कि आप डेमोक्रेटिक हैं, पीपल के फेवर में हैं, या अनडेमोक्रेटिक हैं, पीपल के अगेंस्ट में हैं आप। पीपल पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक, वो ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं, लोगों को अपने डिसीजंस में अवॉइड कर सकते हैं। इफ़ वी विश टू एसेस अ डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी का आकलन करें, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस, हमें इलेक्शन को देखना पड़ेगा। जो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब तक इलेक्शन फेयर नहीं होगा तब तक डेमोक्रेसी की बुनियाद, रिप्रेजेंटेटिव की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, वही शुरू नहीं हो सकता है, या उसी चीज़ की शुरुआत ही नहीं हो सकती है। बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन। इलेक्शन होना जरूरी है, इलेक्शन का फेयर, फ्री, कॉम्पिटिटिव वे में होना जरूरी है, लेकिन इलेक्शन के पहले के सर्कमस्टेंसेस और इलेक्शन के बाद के सर्कमस्टेंसेस भी डेमोक्रेटिक या हेल्दी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नेचर को भी बहुत हद तक क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी, सभी प्रकार के पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सभी प्रकार के लोगों को और पीपल्स को उस पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का अधिकार या राइट दिया जाना चाहिए, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन। जो कि मैंने बताया कि डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने का अधिकार, और डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के दो पिलर होते हैं, याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के अलावा एक होता रूलिंग, एक होता ऑपोजिशन। और एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ऑपोजिशन का एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ अपनी बातों को रखने से नहीं होता, जब तक कि हमारा गाइड करने वाला कोई नहीं होगा, जब तक कि हमारी कमी, हमारी लिमिटेशन हमें क्रिटिसाइज करने वाला कोई नहीं होगा, तब तक कोई भी कंट्री अच्छे से, चाहे वो डेमोक्रेसी हो अदर एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो अच्छे से रन वहाँ पे नहीं कर सकता। इसीलिए ऑपोजिशन का होना एक हेल्दी डेमोक्रेसी की पूर्व शर्त है। This requires that the state should respect some basic rights of the citizen. वो नागरिकों के कुछ बेसिक अधिकार या कुछ आधारभूत मूल अधिकारों की रक्षा करने वाली होनी चाहिए, उनका सम्मान करने वाली होनी चाहिए। They should be free to think, क्या होना चाहिए कि चिंतन करने का अधिकार हो, हैव ओपिनियंस, अपने अपने मत हो सकते हैं, एक्सप्रेस देयर दिस इन पब्लिक, हम सबों के सामने उसको एक्सप्रेस कर सके, अभिव्यक्ति का अधिकार जिसे आप बोल सकते हैं, टू फॉर्म एसोसिएशन, संगठन या संस्था बना सकते हैं, टू प्रोटेस्ट, अपनी बात रख सकते हैं, एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शन, और कोई भी राजनीतिक कार्य या कोई भी राजनीतिक आप बोल सकते हैं क्रिया या राजनीतिक डिसीजंस हम ले सकें। यहाँ पे एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, जो मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि कानून की नज़र में हर कोई बराबर, रूल ऑफ लॉ यही कहता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और इसके लिए एक जुडिशरी का इंडिपेंडेंट वे में होना जरूरी है। हुज ऑर्डर्स आर ओबेड बाय एवरीवन, जिनके आदेशों को सभी के द्वारा उसका आदर किया जाना चाहिए। Similarly, there are some conditions that apply to the way of government is run after the election. A democratic government cannot do whatever it likes. डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं कि उसे जो अच्छा लगेगा वही करेगा, उसे हमेशा पब्लिक का ओपिनियन लेना पड़ेगा। और पब्लिक का ओपिनियन का मतलब क्या, उन्हें उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके मंत्रियों के साथ आपस में मंत्रणा करके, बातचीत करके, और सबसे बड़ी बात वहाँ पे लेजिस्लेटिव में लोगों की राय जानकर, एमएलए हो, एमपी हो, रिप्रेजेंटेटिव की राय को जानकर ही उनको कॉन्फिडेंस में लेके ही किसी काम को किए जाने की जरूरत है। ये डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है। और डेमोक्रेसी के तीन पिलर में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीनों के बीच में एक प्रकार का बैलेंस होना चाहिए। कभी भी किसी के काम में कोई अड़ंगा ना लगाए, कोई किसी प्रकार का हर्डल या ऑब्स्टैकल क्रिएट वहाँ पे ना करे। आगे देख सकते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशंस। कंसल्टेशन मैंने क्या, आपस में विचार विमर्श करके, सभी लोगों की राय जान के। एवरी ऑफिसर बियरर हैज सर्टेन राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। ईच ऑफ दीज इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स ऑल्सो। तो इन नटसेल यहाँ पे रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या हो रहा है, अ डेमोक्रेटिक रूल ऑफ लॉ का मतलब यहाँ पे देखिए क्या देखा जा रहा है, आ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब कोई भी अधिकार असीमित नहीं होता है,
उसकी हर अधिकार की सीमा होनी चाहिए। हर प्रकार के डेमोक्रेसी की एक सीमा का मतलब क्या है कि हम जो चाहे वो नहीं करें, लोगों की आकांक्षाओं, उनके अधिकारों, उनके कर्तव्यों और कंट्री के फेवर में हमें चीज़ों को करना है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में याद करिए बच्चे, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया था, तो उसमें क्या बताया था कि देश का सबसे बड़ा कानून, सबसे ऊंचा कानून संविधान है ना। और उसी संविधान में ही लेजिस्लेटिव की बात करें, एग्जीक्यूटिव की बात करें, जुडिशरी की बात करें, अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग हो सकता है। अगर इंडिया के रेस्पेक्ट में देखें तो है वहाँ पे। और किसी भी कंट्री का शासन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किस तरीके से चलेगा, वो उस कंट्री का एपेक्स लॉ इंडिया के फेवर में एज पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, डिसाइड होता है यहाँ पे। तो अभी तक जो भी हमने यहाँ पे डेमोक्रेसी के फीचर्स पढ़े, उन फीचर्स को अगर हम यहाँ पे सम अप करें या उसके अगर समरी को देखें, तो समरी में क्या है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो सबसे पहली शर्त है। अब समरी में कौन सी बातें बताई गई है, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वही डिसीजन लेंगे, उनके ऊपर में कोई भी उनके डिसीजन को इफेक्ट इधर पॉजिटिव नेगेटिव करने वाला एपेक्स अथॉरिटी नहीं होगा हेल्दी डेमोक्रेसी में। इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस, हर किसी को पार्टिसिपेट करने का, हर पार्टी को पार्टिसिपेट करने का, और हर पीपल को उसमें बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन एज अ वोट पार्टिसिपेट करने का वहाँ पे अधिकार होगा। एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर्स, अगर वो उन रूलर्स के डिसीजन से या उनके गवर्नमेंट से अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल, हर किसी के लिए हो, द पीपल ऑफ एन इक्वल बेसिस, समानता के आधार पर। ऐसी बात नहीं कि रिच को पहले मिलेगा, गरीब को बाद में मिलेगा, नहीं, वहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स, आधारभूत कानूनों के द्वारा, मूल कानूनों के द्वारा वहाँ पे डेमोक्रेसी अपने काम को करेगी अच्छे से। वहाँ पे सभी लोगों के अधिकारों को, आकांक्षाओं को, उनके एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट्स। तो हमने प्रीवियस वीडियो के माध्यम से, जिसमें हमने डेमोक्रेसी के सेलियंट फीचर्स को शुरू किया था, और इस वीडियो में तो डेमोक्रेसी के सेलियंट फीचर्स पे 2 वीडियो है। इन दोनों वीडियो के माध्यम से हमने डेमोक्रेसी के सेलियंट फीचर्स को, या उसके आप बोल सकते हैं विशेषताओं को, हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। यहाँ पे आप उन दोनों वीडियो को अच्छे से देखें और देखने के बाद डेमोक्रेसी के फीचर्स के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएं। आई होप इन दोनों वीडियो के माध्यम से डेमोक्रेसी के सेलियंट फीचर्स के बारे में आपकी एक बेहतर समझ, आपकी एक आधारभूत समझ बन पाई होगी। थैंक यू सो मच।